इंडिया की कहानी बहुत बड़ी है, जैसे कहानियों का समुंदर, जिसमें कई राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इन सब में चालुक्य वंश एक अलग ही चमक रखता है। वो सिर्फ जमीन के राजा नहीं थे, वो कला के संरक्षक थे, भव्य मंदिरों के निर्माता थे और योद्धा थे जिन्होंने दक्कन के पठार की नियति को आकार दिया। लगभग 6 शताब्दियों तक, 6ठी से 12वीं शताब्दी तक उनका प्रभाव पूरे दक्षिण और मध्य भारत में गूंजा। चालुक्यों को समझना एक चाबी ढूंढने जैसा है, एक ऐसी चाबी जो भारत के समृद्ध अतीत, उसकी कलात्मक खोजों और उसकी जटिल राजनीतिक परिस्थिति की गहरी समझ को खोलती है। उनकी विरासत पत्थरों पर अंकित है, जो हमें उनकी प्राचीन कहानियों को सुनने के लिए प्रेरित करती है। चालुक्य भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण समय में उभरे। उत्तर में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था, जिससे एक शक्ति शून्य पैदा हो गया था। चालुक्यों के महत्व को समझने के लिए हमें उनकी दुनिया को देखना होगा। चालुक्य साम्राज्य अपने चरम पर भारतीय प्रायद्वीप में एक बड़ी शक्ति थी। इसमें आज के कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बड़े हिस्से शामिल थे और उनका प्रभाव गुजरात और मध्य प्रदेश तक पहुंचता था। व्यापार मार्गों पर, जमीन और समुद्र दोनों पर इस रणनीतिक स्थान ने उन्हें धन दिया और उन्हें विविध संस्कृतियों से परिचित कराया। शुरुआती चालुक्य शक्ति का केंद्र वातापी था, जिसे अब हम बादामी कहते हैं। बलुआ पत्थर की चट्टानों से सुरक्षित एक ऊबड़-खाबड़ घाटी में बसा बादामी एक प्राकृतिक किला था। चालुक्य राजाओं ने अगस्त्य झील के चारों ओर की विशाल चट्टानों को देखा और उन्हें बाधा नहीं, बल्कि एक कैनवास के रूप में देखा। उन्होंने सीधे चट्टानों में भव्य मंदिरों को तराशने की रॉक कट गुफा मंदिरों की परंपरा शुरू की। बादामी की रॉक कट गुफाएं शुरुआती भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ 4 मुख्य गुफा मंदिर हैं और हर एक चालुक्य दृष्टि का प्रमाण है। ये गुफाएं सिर्फ खोखली जगह नहीं है, ये खंभों वाले हॉल, गर्भगृह और उत्कृष्ट नक्काशी वाली जटिल रूप से नियोजित संरचनाएं हैं, जो पत्थर से जीवंत होती प्रतीत होती हैं। अगर बादामी चालुक्यों का राजनीतिक केंद्र था, तो थोड़ी दूरी पर स्थित ऐहोल उनकी वास्तुकला की प्रयोगशाला थी। अक्सर भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना कहा जाता है। ऐहोल एक असाधारण जगह है, एक खुला संग्रहालय है जहां 120 से ज्यादा मंदिर बड़े और छोटे खेतों और गांवों में बिखरे हुए हैं। ये संरचनाएं 4ठी से 12वीं शताब्दी की है। हालांकि चालुक्य काल, विशेष रूप से 6ठी से 8वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा प्रयोग हुए। यहाँ कारीगरों और वास्तुकारों को अलग अलग शैलियों, योजनाओं और सजावटी योजनाओं को आजमाने की आजादी दी गई थी, जिससे मंदिरों के रूपों में एक उल्लेखनीय विविधता आई। ऐहोल में घूमना समय में पीछे जाने जैसा है, जहां हिंदू मंदिर के डिजाइन के विकास को देखा जा सकता है। आप रॉक कट परंपरा से हटकर संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण के शुरुआती प्रयास देख सकते हैं। कुछ मंदिर साधारण हैं, लगभग अधूरे हैं, जबकि अन्य अधिक विस्तृत हैं, जो बढ़ते हुए आत्मविश्वास और कौशल को प्रदर्शित करते हैं। ऐहोल के प्रायोगिक मैदानों से हम पट्टदकल की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसी जगह जो शुरुआती चालुक्य वास्तुकला की उपलब्धियों की पराकाष्ठा और संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती है। मालप्रभा नदी के तट पर स्थित पट्टदकल बहुत महत्व का एक पवित्र स्थल था, जिसका उपयोग अक्सर राज्याभिषेक के लिए किया जाता था। इसके नाम का अर्थ ही राज्याभिषेक का पत्थर है। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो विभिन्न स्थापत्य शैलियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बादामी और ऐहोल जैसी जगहों पर विभिन्न तकनीकों में महारत हासिल करने वाले चालुक्य कारीगरों ने मंदिरों का एक आश्चर्यजनक समूह बनाया, जो मंदिर वास्तुकला की उत्तरी, नागर और दक्षिणी, द्रविड़ दोनों शैलियों को प्रदर्शित करता है। कभी-कभी एक ही परिसर के भीतर पट्टदकल में मंदिरों का मुख्य समूह, जो ज्यादातर 7वीं और 8वीं शताब्दी का है, इस उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संवाद को प्रदर्शित करता है। विरूपाक्ष मंदिर, जिसे रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर अपने पति विक्रमादित्य द्वितीय की जीत की याद में बनवाया था, द्रविड़ शैली की एक उत्कृष्ट कृति है। यह एक बड़ी विस्तृत संरचना है, जिसमें एक ऊंचा बहुमंजिला विमान, एक नंदी मंडप और महाकाव्यों और पुराणों के दृश्यों को दर्शाने वाली व्यापक मूर्तिकला सजावट है। कहा जाता है कि इसका डिजाइन कांची के कैलाशनाथ मंदिर से प्रेरित है, जो विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता के बीच भी सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमाण है।
भाग 5 दक्कन का शेर पुलकेशिन द्वितीय और उनकी विजय। जहां चालुक्य अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं उनकी कहानी दुर्जेय सैन्य शक्ति और चतुर राजनीति की भी है। कोई भी शासक इसका प्रतीक पुलकेशिन द्वितीय से ज्यादा नहीं है, जिन्होंने लगभग 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। वह निस्संदेह बादामी चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कारनामों को कवियों ने गाया और शिलालेखों में दर्ज किया। उन्होंने आंतरिक कलह और बाहरी खतरों के दौर में सिंहासन पर कब्जा किया, लेकिन अपने साहस और रणनीतिक प्रतिभा के माध्यम से उन्होंने न केवल राज्य को मजबूत किया, बल्कि इसका विस्तार एक विशाल साम्राज्य में किया, जिससे परमेश्वर जैसी उपाधियां प्राप्त हुई, जिसका अर्थ है सर्वोच्च भगवान। पुलकेशिन द्वितीय के सैन्य अभियान व्यापक और बड़े पैमाने पर सफल रहे। उन्होंने बनावासी के कदंबों, तलकाड़ के गंगों और दक्षिण कन्नड़ के अलुपों जैसे पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने उत्तर की ओर अभियान शुरू किया, लता के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की, जो दक्षिणी गुजरात, मालवा और गुर्जर हैं। उनकी सेनाओं ने पूर्व की ओर कूच किया, कलिंग और कोसल के शासकों को अपने अधीन कर लिया। भाग 6 शाही फरमान और शाही वैभव, दरबार और शिलालेख। चालुक्य शाही दरबार सत्ता, संस्कृति और प्रशासन के जीवंत केंद्र थे। वे केवल ऐसी जगहें नहीं थीं जहां राजा फरमान जारी करते थे, बल्कि जहां कला, साहित्य और विद्वता शाही संरक्षण में पनपती थी। राजा सर्वोच्च अधिकारी के रूप में मंत्रियों, सैन्य कमांडरों, कवियों, विद्वानों और कलाकारों से घिरा हुआ था। दरबार की भव्यता साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि को दर्शाती थी। हमें इस दरबारी जीवन की झलक शिलालेखों, साहित्यिक कार्यों और चीनी तीर्थयात्री ज्वानजैंग जैसे विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों के माध्यम से मिलती है, जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था और उनकी शक्ति और उनके लोगों के गुणों की बहुत प्रशंसा की थी। शिलालेख चालुक्य दुनिया में अमूल्य झरोखे हैं। पत्थर के स्लैब, मंदिर की दीवारों और तांबे की प्लेटों पर उकेरे गए ये अभिलेख वंश की वंशावली, सैन्य उपलब्धियों, प्रशासनिक प्रणाली, भूमि अनुदान और धार्मिक दान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इन शिलालेखों की भाषा अक्सर संस्कृत या प्रारंभिक कन्नड़ होती थी। उनमें से सबसे प्रसिद्ध पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल प्रशस्ति है, जिसकी रचना जैन कवि रविकीर्ति ने संस्कृत श्लोक में की थी। भाग 7 दिव्य ब्लूप्रिंट। चालुक्य संरक्षण में नागर और द्रविड़। चालुक्य युग विशेष रूप से मंदिर वास्तुकला में अपने उल्लेखनीय योगदान से अलग है, विशेष रूप से जिस तरह से इसने दो प्रमुख अखिल भारतीय मंदिर शैलियों के साथ जुड़ाव किया, उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। दक्कन में चालुक्य का केंद्र इन परंपराओं के लिए एक उपजाऊ मिलन स्थल बन गया। उनके वास्तुकारों और कारीगरों ने केवल इन शैलियों की नकल नहीं की, उन्होंने उनका अध्ययन किया, उनकी शब्दावली में महारत हासिल की और फिर प्रयोग करना शुरू किया, अनूठी अभिव्यक्तियां बनाई और यहां तक कि वेसर के रूप में जानी जाने वाली एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली के विकास को भी बढ़ावा दिया, जिसे अक्सर नागर और द्रविड़ तत्वों के मिश्रण के रूप में देखा जाता है। नागर शैली मुख्य रूप से अपने वक्राकार टॉवर, जिसे शिखर के रूप में जाना जाता है, की विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर उठने वाले इस टॉवर का आकार मधुमक्खी के छत्ते या परवलयिक जैसा होता है, जो धीरे धीरे अंदर की ओर झुकता है। इसे अक्सर जटिल नक्काशी और स्वयं की लघु प्रतिकृतियों से सजाया जाता है। भाग 8 मान्यताओं और अभिव्यक्तियों का ताना बाना, सांस्कृतिक और धार्मिक सद्भाव। चालुक्य काल न केवल स्थापत्य चमत्कारों और सैन्य विजयों का युग था, बल्कि महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास और उल्लेखनीय धार्मिक सहिष्णुता का भी समय था। चालुक्य शासक, जबकि अक्सर व्यक्तिगत रूप से शैव या वैष्णव धर्म के प्रति झुकाव रखते थे, ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां जैन धर्म और कुछ हद तक बौद्ध धर्म सहित विभिन्न धार्मिक परंपराएं सह अस्तित्व में रह सकती थीं और फल फूल सकती थीं। इस बहुलवादी दृष्टिकोण ने एक समृद्ध और जीवंत सांस्कृतिक परिवेश में योगदान दिया, जहां कला, साहित्य और दार्शनिक प्रवचन फले फूले विविध स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त की। इस सामंजस्य के प्रमाण उनकी कला, शिलालेखों और उनके मंदिरों के शहरों के लेआउट में मिलते हैं। चालुक्य संरक्षण में साहित्य का काफी विकास हुआ, जहां संस्कृत प्रतिष्ठा और विद्वता की भाषा बनी रही, वहीं क्षेत्रीय भाषा कन्नड़,
ने भी एक साहित्यिक माध्यम के रूप में प्रमुखता हासिल करना शुरू कर दिया। हम पहले ही रविकीर्ति का उल्लेख कर चुके हैं, जो जैन कवि थे, जिन्होंने सुरुचिपूर्ण संस्कृत में ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। उनका काम उस युग के उच्च साहित्यिक मानकों को दर्शाता है। बाद में पश्चिमी चालुक्यों के अधीन कन्नड़ साहित्य को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला। भाग 9, कालातीत वसीयतनामा। यूनेस्को अभयारण्यों में चालुक्य विरासत। चालुक्य वंश की स्थायी विरासत बादामी, ऐहोल और पट्टदकल के शानदार मंदिर परिसरों में सबसे स्पष्ट रूप से संरक्षित है। ये स्थल, विशेष रूप से पट्टदकल, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है, केवल पुरातात्विक अवशेष नहीं है, वे भारत में कलात्मक और स्थापत्य नवाचार के स्वर्ण युग के जीवंत प्रमाण हैं। वे समय के गौरवशाली प्रहरी के रूप में खड़े हैं, जो भक्ति, महत्वाकांक्षा और असाधारण मानवीय रचनात्मकता की कहानियां सुनाते हैं। आज इन स्थलों का दौरा करना भारत के शास्त्रीय अतीत के केंद्र में एक यात्रा शुरू करने जैसा है, जो राष्ट्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्रोतों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पट्टदकल के लिए यूनेस्को की मान्यता और ऐहोल और बादामी का व्यापक महत्व उनके सार्वभौमिक मूल्य को उजागर करता है। ये मंदिर मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृतियां हैं, जो मंदिर वास्तुकला के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रदर्शन करते हैं। वे मानवीय मूल्यों के एक असाधारण आदान प्रदान को प्रदर्शित करते हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी भारतीय स्थापत्य शैलियों के संगम में परिलक्षित होता है। चालुक्य स्थल एक सांस्कृतिक परंपरा की अनूठी गवाही देते हैं, जो अपने विशिष्ट समय और स्थान में निहित होते हुए विश्वास, कला और परमात्मा से जुड़ने की मानवीय आकांक्षा के सार्वभौमिक विषयों को बयां करती है। इस समृद्ध विरासत को समझने के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण महत्वपूर्ण है।